हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें हमारा डिस्कशन आज चलेगा इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म, बार मैग्नेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती, दो डाइपोल के बिडाइपोल्स जो होते हैं उनके बीच में फोर्सेस कैसे काम करता है, इन सब का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो आयरन या फिर स्टील के छोटे छोटे पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो मैग्नेटिज्म होती है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया था जब इंट्रोडक्शन क्लास चल रही थी। वहां पर देखा था मैग्नीसिया जो कि एक शहर था, वहां से निकल के आया था मैग्नेट और मैग्नेटिज्म पूरा, कि ऐसी जिनमें प्रॉपर्टी होती है उनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। बेसिकली जिन ओर के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है या जिन मिनरल के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उनको हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, और जो ये प्रॉपर्टी आयरन पीसेस या स्टील को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, यहां पर देखो एक करंट कैरिंग कॉइल ली गई है, इसके यहां पर आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट कंसीडर किया जाए P, तो P पॉइंट पर हम लोगों ने लिखना सीखा, जो B लिखा जाता था, याद होगा जो B लिखते थे हम लोग, यहां पर देखो जो B लिखा जाता था वो लिखते थे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, और यहां लिखते थे 2m वेक्टर डिवाइडेड बाय में क्या लिखते थे, r क्यूब लिखा जाता था। याद होगा ये फार्मूला निकल के आता था। ये फार्मूला देखो इस फार्मूले के सिमिलर नहीं है। अगर यहां पर एक डाइपोल कंसीडर किया जाए, एक डाइपोल है ये, सपोज ये डाइपोल है, इसको हटा देते हैं, ये डाइपोल है। इस डाइपोल का ये है माइनस क्यू चार्ज और ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज, और इसका ये सेंटर दिया गया है O, ये A है और ये B है। यहां से R डिस्टेंस पर अगर हम एक्सियल पॉइंट पर चले जाएं, पोजीशन पर चले जाएं, यहां कहीं पर एक पॉइंट कंसीडर किया जाए, सपोज ये पॉइंट P है, तो इस P पॉइंट पर लिखा था हम लोगों ने E, जो P लिखा जाता है उसे लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब लिखते थे। याद होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसे, ये लिखना सीखा था। कुछ और सिमिलैरिटीज के बारे में बात करते हैं, कुछ हमें मॉडल बनाने हैं। ये ऐसा लिखा था, याद होगा कि जब ये कोई डाइपोल या फिर कोई करंट कैरिंग लूप रखा जाता था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था, टॉर्क, उसको हम टाउ से डिनोट करते थे, लिखते थे m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये भी याद होगा, याद होना चाहिए। ये होता है, ये होता है, ठीक। दूसरा देखो यहां पर भी हम लोगों ने लिखा था टाउ वेक्टर जो लिखा जाता, वो क्या लिखते हैं, p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर लिखा जाता था, ये P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिखा जाता था। ये सिमिलैरिटीज होती थी ना इनके अंदर। तो देखो यहां पर जो लिखा गया कि कोई करंट कैरिंग लूप है, तो उसके एक्सियल पॉइंट पर अगर चले जाएं, R की वैल्यू यहां पर बेसिकली, या जो एक्सप्रेशन लिखा गया इसमें R ग्रेटर देन है A से F, अगर ऐसा है तब के लिए एक्सप्रेशन लिखा गया, ये इसके सिमिलर, ये इसके सिमिलर है। और अगर ये डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिमिलर आ रहा, या कोई करंट कैरिंग कॉइल बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल के सिमिलर आ रहा, तो यहां पर हम एक मॉडल बना सकते हैं। बेसिकली वो मॉडल क्या हो सकता है, देखो ये मॉडल क्या हो सकता है, तो मॉडल हो सकता है कि जैसे दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल में भी दो चार्जेस होते हैं। बेसिकली वो चार्जेस कहे जाते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता तो इसके ऊपर फोर्स इधर ही लगता है, याद होगा, F इक्वल टू क्यू इंटू में E वेक्टर। और अगर कोई निगेटिव चार्ज हो, यहां पर माइनस क्यू चार्ज हो, तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगता है, F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस में Q इंटू में E वेक्टर लिखा जाता है। वैसे दो तरह के यहां पर भी चार्जेस होते हैं, मैग्नेटिक चार्जेस, बेसिकली इसके ऊपर भी फोर्स लगता है, F वेक्टर इज इक्वल टू में यहां क्या लिखा जाता है, चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर लिखा जाता है मैग्नेटिक चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहां पर अगर लिखें कि माइनस m है तो इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, और इसे हम लिखेंगे F वेक्टर इज इक्वल टू माइनस m इंटू में B वेक्टर। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है जो भी उस पॉइंट के ऊपर होगा। ये इसके साथ सिमिलरिटी, तो पहली सिमिलरिटी ये हो गई। दूसरे पॉइंट की बात करें कि अगर कोई पॉइंट चार्ज होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता था अपने सराउंडिंग में। ये देखो
प्लस दूर की तरफ बनाता, माइनस अपनी तरफ बनाता है। तो यहां पर लिखना सीखा था हम लोगों ने कि जो E लिखा जाता है किसी पॉइंट P के ऊपर स्पेस में, वो लिखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर क्या लिखते थे, Q डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर लिखते थे, या R क्यूब लिख दो, R वेक्टर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये ऐसा बन जाएगा। वेक्टर फॉर्म में लिखना तो इस तरह से लिख सकते हैं, बनेगा ना ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं, नहीं तो लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर ये समझ नहीं आ रहा हो तो इसको ऐसे लिख दो सिंपल वे में, Q डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर होता है। यहां पर भी इसको सही से कर दो, इसे क्या लिख सकते हैं, E एट पॉइंट P, मतलब ये है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इधर ऐसे दो चार्जेस होते हैं, मैग्नेटिक चार्जेस, दो मैग्नेटिक चार्जेस होते तो इनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लिखा जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है तो यहां पर लगाया जाता है μ0/4 पाई। यहां पर क्या लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा Q/R स्क्वायर, तो यहां पर लिखा जाएगा M/R स्क्वायर। M क्या है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है। जैसे यहां पर चार्ज होते हैं वहां पर मैग्नेटिक चार्ज होते हैं, यहां पर चार्जेस का कुछ मैग्नीट्यूड होता है, यहां पर जो मैग्नेटिक चार्जेस होते हैं उनकी स्ट्रेंथ होती है, बेसिकली ये स्ट्रेंथ है, ठीक। एक और सिमिलरिटी यहां से देखो, मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म्ड व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक चार्जेस आर प्लेस्ड। जैसे वहां पर +Q -Q होते थे, देखो हर एक चीज को वहां से रिलेट करके पढ़ेंगे ताकि चीजें आसान हो जाएं। तो यहां पर लिखना सीखा था कि जो P वेक्टर लिखा जाता है, P वेक्टर जो लिखा जाता है वो क्या लिखते थे, Q इंटू में L वेक्टर, या फिर Q इंटू में 2 में L वेक्टर, ऐसा लिखा जाता था, ये लिखते थे। यूनिट याद होंगी, क्या लिखते थे, कूलम इंटू में मीटर लिखा जाएगा। यहां पर P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। वैसे यहां पर भी है, यहां पर भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे, यहां पर जैसे ये लिखा जाता है P से, इसे लिखा जाता है M से। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया है, M वेक्टर इज इक्वल टू में लिखा जाता है M स्मॉल m, मतलब कोई एक इनमें से चार्ज होगा, इनटू में यहां लिख सकते हैं 2L वेक्टर। ये हमारे पास सिमिलरिटी निकल के आ जाती है, दोनों जगह सेम वैल्यू रहती हैं। तो इस तरह से यहां पर इलेक्ट्रिक के लिए बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा बिहेवियर होता है, या इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होता है, उसका डाइपोल मोमेंट कैसा लिखा जा सकता है। यहां पर हो गया मैग्नेटिक डाइपोल, और उसका डाइपोल मोमेंट कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरी सिमिलरिटी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा उसी के आगे बात करते चले जा रहे हैं कि ए करंट लूप ऑफ एरिया ए कैरिंग करंट I मे बी रिप्लेस्ड बाय ए मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस। क्या मतलब कह रहे हैं कि कोई अगर करंट कैरिंग लूप है, बेसिकली कोई करंट कैरिंग लूप है, उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, किससे, एक बार मैग्नेट से। तो यहां पर अभी हम लोगों ने देखा कि जो M लिखा जाता है, यहां का M देखो, यहां जो M वेक्टर लिखा गया अभी, M वेक्टर इज इक्वल टू में एक कोई भी दोनों में से एक की पोल स्ट्रेंथ इंटू में 2L वेक्टर लिखा जाता है, 2L लिखा जाता है, ये लिखा हम लोगों ने, ठीक है। ये यहां पर भी चलेगा, यहां पर दो अलग अलग हाइपोथेटिकल चार्जेस से बेसिकली स्ट्रेंथ थी वो, यहां पर भी इनकी स्ट्रेंथ होती है, तो इनकी स्ट्रेंथ को यहां पर बेसिकली लिखा जाता है, इसे +M से लिखते हैं और इसे -M से लिखा जाता है। जैसे यहां पर दो चार्जेस होते हैं, वैसे दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के अंदर, एक की पॉजिटिव स्ट्रेंथ होती है, एक की निगेटिव होती है, तो यहां पर भी ये फार्मूला चलेगा। यहां पर अभी हम इफेक्टिव लेंथ लिख रहे हैं, वो 2L है, और इफेक्टिव लेंथ को 2L लिख के यहां पर हम M का फार्मूला बना देते हैं, M वेक्टर इज इक्वल टू 2M इंटू में L वेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं किसी भी करंट कैरिंग कॉइल से, यहां पर SN बना करके पता नहीं क्या 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 मतलब बताया जाता है कि चीजों को एक्सप्लेन उतनी टफ वे में क्यों करना, इजी वे में करते। देखो जब भी कभी ऐसा दिया गया होगा, हाइपोथेटिकल मोनोपोल्स अलग अलग थे, ठीक है, बार मैग्नेट में क्या होगा, एक की पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव, एक की नेगेटिव होगी, ये दोनों फार्मूले एक दूसरे के साथ वैलिड रहेंगे, ठीक। यहां पर एक करंट कैरिंग कॉइल है, बेसिकली इसमें करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, और इधर आ रही इस डायरेक्शन के अंदर। जब भी कभी डिसाइड करना हो कि किधर N बनेगा किधर S बनेगा, उसका शॉर्टकट तरीका देखो और इजी देखो। मान लेते हैं कि दो लोग हैं, दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर इधर है, एक ऑब्जर्वर इधर है, और एक ऑब्जर्वर इधर है,
एक ऑब्जर्वर इधर है। ये क्या है? लेफ्ट साइड है, ऑफ द लूप। लूप के लेफ्ट साइड है। ये है राइट साइड, राइट साइड ऑफ द लूप, ऑफ द लूप। ठीक है, ऑब्जर्वर हैं ये दोनों, इनको नाम दे दो। सपोज ये ऑब्जर्वर O1 है और ये ऑब्जर्वर क्या है? O2 है। ठीक, कभी भी N और S लिखना हो किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से, या सर्कुलर कोई कॉइल हो, सर्कुलर कोई सिंपल लूप हो, n नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स नहीं भी हो सकते, सिंगल टर्न्स हो सकते हैं। तो यहां ये O1 है, इधर O2 है। अब पता कैसे करना कि किस तरफ n बनेगा, किस तरफ s बनेगा? तो अगर हम लेफ्ट साइड में हैं और लेफ्ट साइड में खड़े होकर के हम देख रहे हैं कि जो करंट है, करंट की जो डायरेक्शन डिसाइड की गई वो कैसी है? तो वो बेसिकली है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम लेफ्ट साइड में खड़े हैं और एंटी क्लॉकवाइज हमें दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, फिर से रिपीट करते हैं, लेफ्ट साइड में हम खड़े हो लूप के, लूप का कॉइल ऐसे प्लेन है, मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ये है कॉइल, ये ऐसे रखी गई है। ठीक है, और इसके सामने से खड़े होकर के देख रहे हैं हम, ये है पूरा सामने, उसके राइट साइड में, इसके लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड में हम खड़े हैं, इसमें करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो जो लेफ्ट साइड होगा वो कैसा बन जाएगा? नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, और अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज हो, तो क्लॉकवाइज होगी तो क्या होगा? तो देखो, डायरेक्शन करंट की क्लॉकवाइज है, तो डायरेक्शन अगर करंट की क्लॉकवाइज होगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा? नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल। तो यहां पर लिखना चाहो तो साउथ पोल, वो नॉर्थ बन गया, तो यहां पर साउथ पोल बनेगा लेफ्ट साइड में। एक याद रखो, दोनों तरफ का याद ही ना रखो, एक तरफ का याद रखो, साउथ और नॉर्थ डिसाइड कर लो, तो दूसरा वाला अपोजिट उस तरफ हो जाएगा। जैसे इधर नॉर्थ बना तो उधर साउथ बन जाएगा, उधर साउथ बना तो इधर नॉर्थ बन जाएगा। अगर इस तरह नहीं याद रखना, नहीं हम राइट साइड का भी याद रखना चाहते हैं, तो राइट साइड का देखो। अगर बात करते हैं यहां पर करंट, करंट की डायरेक्शन क्या है? राइट साइड में खड़े हो गए, इधर इस साइड अब खड़े हो गए और देख रहे हैं कैसे? राइट साइड में खड़े होकर देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है। और अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगी तो उस केस में क्या होगा? यहां पर साउथ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। और अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, इन दैट केस ये कैसा बन जाएगा? नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। देखो दोनों मैच करते हैं। यहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरी तरफ से क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में इधर क्या बनेगा? नॉर्थ, तो इधर बन जाएगा साउथ। यहां पर देखो क्लॉकवाइज है तो साउथ बनेगा, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ बनेगा। इस तरह से हम किसी करंट कैरिंग लूप को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम ए बार मैग्नेट विद। अगर रिप्लेस करना हो तो बार मैग्नेट से रिप्लेस कर दो, n नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल होती तो उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी सिमिलरिटी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखो, यहां से बार मैग्नेट क्या होता है वो समझते हैं। तो ए बार मैग्नेट इज अ रॉड शेप्ड मेटल ऑब्जेक्ट, रॉड शेप्ड मेटल ऑब्जेक्ट होती है। ये मैग्नेट है, बार मैग्नेट मेटल शेप ऑब्जेक्ट होती है which produces मैग्नेटिक फील्ड। जो ये बनाता है क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इन इट्स सराउंडिंग्स एट द टू एंड्स ऑफ इट, अपने दोनों एंड के अक्रॉस क्या करता है? एक स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाता है। देयर आर टू मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसमें दो पोल होते हैं, एक को नॉर्थ पोल कहा जाता है और एक को साउथ पोल कहा जाता है। बेसिकली इसको हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं? तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहां स्टेटमेंट लिखा है, ये पहले से भी जानते होंगे। ए बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स। अगर किसी बार मैग्नेट के अराउंड आयरन फिलिंग्स डाल दी जाती हैं तो वो क्या करता है? वो आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करता है नियर द एंड्स, अपने एंड के अबाउट उन्हें बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। और अगर किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है,
किसी थ्रेड से बांध करके, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है। वो कैसे होता है, ये कैसे रुकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का कैसे प्रोड्यूस होता है, इन सब के बारे में हमारा डिस्कशन चलेगा। लेकिन अभी के लिए ये है कि अगर कोई ये बार मैग्नेट है, इसको फ्रीली सस्पेंड किया जा रहा है, तो ये अपनी जो एक्सेस बनाता है वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में बनाता है। ऑल्दो कुछ एंगल होता है, उस एंगल को भी डिस्कस किया जाएगा, कितना एंगल रहता है, कंप्लीट नॉर्थ और साउथ में नहीं रहता, साउथ और नॉर्थ के साथ कुछ एंगल बनाता है जिसको हम मैग्नेटिक एक्सेस कहते हैं। इन सबका डिस्कशन चलेगा, लेकिन इतना तो पता होगा क्लास 10 से कि अगर ऐसा किया जाता है तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ठहरता है। अगला पॉइंट देखो यहां से, अगला पॉइंट ये है, मैग्नेट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स। देखो यहां पर क्या है, एक बार मैग्नेट लिया गया है, ये क्या है, एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है। तो अगर ये बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के नियर क्या करो, आयरन्स की फिलिंग्स डाल दो। आयरन्स फिलिंग्स का मतलब होता है लोहे के छोटे छोटे पीसेस। अगर लोहा काटा जा रहा हो तो वहां छोटे छोटे पीसेस गिरते हैं ना, उन छोटे छोटे पीसेस को किसी टेबल पर रखो और उस टेबल के नीचे आयरन का पीस रख दो। बेसिकली क्या हो, एक पेपर की बात कर रहे हैं, कोई एक पेपर रखो पतला सा और उसके नीचे एक मैग्नेट लगाओ, तो उसके ऊपर जो फिलिंग्स का पैटर्न दिखता है ना, वो इस तरह से दिखेगा। यहां पर अगर इसको ठीक से नहीं विजुअलाइज कर पा रहे हो तो इसको देखो, यहां पर आयरन की फिलिंग्स देखो नॉर्थ और साउथ के पास में बहुत ज्यादा है और बाकी जगहों पर वो कम है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है, सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट पोल्स। स्ट्रेंथ जो होती वो मैक्सिमम होती कहां पर, पोल्स के ऊपर। बाकी जगहों पर क्या होती है, स्ट्रेंथ कम होती। ठीक, अगले पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे वहां पढ़ा था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट। जैसे वहां पर पढ़ा था वैसे यहां पर है। अगर दो मैग्नेटिक चार्जेस आते हैं, एक तरफ साउथ एक तरफ नॉर्थ, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यहां पर अट्रैक्शन होगा। ठीक है, एक साउथ आ गया तो साउथ और साउथ क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा। सिमिलरली देखो नॉर्थ और नॉर्थ दिए गए हैं, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो यहां पर भी रिपल्सन होगा। वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। अट्रैक्शन तो कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट दूसरी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को कर सकती है चार्ज को पोलराइज करके, लेकिन जो रिपल्सन होता है केवल तभी हो सकता है जब वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट चार्ज हो। तो जैसे वहां पर पढ़ते थे रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज, उसी के लिए पढ़ा जाता है कि जब भी हमें पोलैरिटी डिफाइन करनी होगी तो रिपल्सन इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पोलैरिटी। जैसे वहां पर पढ़ा था, यहां लिखना चाहो तो लिख लो, रिपल्सन इज ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज, ट्रू टेस्ट ऑफ चार्ज। वहां पर पढ़ा था कि रिपल्सन जो होता है वो चार्ज का ट्रू टेस्ट होता है। वैसे यहां पर पोलैरिटी के लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो है रिपल्सन, अट्रैक्शन नहीं। अट्रैक्शन तो नहीं भी हो सकता है, अगर पोल नहीं है, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो अपने अंदर वो कुछ ना कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टी डेवलप करता है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो सकता है। मैग्नेटिक मटेरियल में सीखेंगे हम लोगों से, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ब्रेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट इन हाफ डज नॉट यील्ड वन नॉर्थ एंड वन साउथ पोल। इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं कि हमारे पास यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, इनको स्मॉल डिस्टेंस 12 से हम सेपरेट करते थे तो इससे कहा जाता था इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते थे इसे, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते थे। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल था। क्या इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो भी यहां पर चार्जेस हैं इनको सेपरेट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट है एक दूसरे से, इनको अलग किया जा सकता है। तो यहां पर इनको अलग करेंगे तो यहां पर अलग अलग चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कैन एग्जिस्ट सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा होगा। बट अगर यहां पर बात करें बार मैग्नेट के केस में, तो बार मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता। साइंटिस्ट ने काफी लंबे समय तक इसके ऊपर काम किया, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया कि हर बार ऐसा ही क्यों होता है। उन्हें बाद में ये नहीं मिला कि अकेला नॉर्थ पोल मिला हो, अकेला साउथ पोल मिला हो। अगर बात करते हैं कोई बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को यहां से काट दिया जाए,
इस बार मैग्नेट को अगर हम काट देते हैं, यहां से काट दिया जाए ऐसे, ये काट दिया गया, तो जब हम इसे काट देते तो क्या होता है, ऐसा होगा। देखो कुछ यहां पर n था, ठीक है, इधर वाले पोर्शन पर क्या था, इधर क्या था, s था, ये भी ठीक है, तो इधर s था, इधर n था, तो इस n के सामने यहां पर s प्रोड्यूस हो जाएगा और यहां पर n, और इनको यहां पर बनाया गया है। देखो ये देखो यहां पर बनाया गया, इसका मतलब है किसी भी बार मैग्नेट को जब भी ब्रेक किया जाएगा वो अपने अलग अलग दो फ्री मैग्नेट्स के फॉर्म में ब्रेक होता है। मतलब एक ये अलग मैग्नेट, ये एक अलग मैग्नेट। ऑल्दो यहां पर ध्यान ये रखना, जब भी कभी हम ब्रेकिंग करते हैं तो ब्रेकिंग के केस में स्ट्रेंथ का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो अगर कोई मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम इस एक्सिस के अबाउट ब्रेक करवा रहे हैं, ये है एक्सिस, इसके अबाउट इसे हम काट रहे हैं। सपोज पहले से इसके पास में क्या थी, यहां पर प्लस एम था, यहां पर माइनस एम था, ये ऐसा प्लस एम माइनस एम थे, ये है प्लस एम माइनस एम, ऐसे थे। अब क्या हुआ, जब इसको हम इस तरह से ब्रेक करते हैं तो छोटे छोटे पतले पीसेस में ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर और यहां पर इनकी जो स्ट्रेंथ है अब वो कम हो जाती है। अगर इसको बिल्कुल मिडिल से काटा है तो यहां पर m/2 बन जाएगा प्लस का, और यहां पर प्लस का m/2 बनेगा, यहां पर माइनस m/2 बनेगा, और यहां पर माइनस m/2 बनेगा। ठीक है, मतलब अगर इसकी मैग्नेटिक एक्सिस के अबाउट इसे काट दिया जाता है तो क्या होगा, इनकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो आधी हो जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं कि इस तरह से कट किया जाए, जैसे यहां पर कट किया गया है, इस तरह से कट किया जाए, तो इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेंथ इनकी जैसी ही वैसी रहती है, और वो अलग अलग मैग्नेट बन जाते हैं, उसमें नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप डेवलप हो जाते हैं। ये इसकी अगली प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है द पोल्स आर सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ अ मैग्नेट नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स। अगर कोई ये बार मैग्नेट है तो इसके जो पोल्स होते हैं वो एंड पॉइंट पर नहीं होते, एंड पॉइंट के थोड़ा अंदर होते हैं, उसी को समझते हैं यहां पर। बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लेंथ। यहां से देखो ये वाले डिस्टेंस दिख रही होगी, ये वाले डिस्टेंस दिख रही है, ये वाले डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहा जाता है मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, और जो इनके एंड इसकी टोटल लेंथ जो होती है उसे कहते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होती है, यहां पर याद रखना चाहो तो लिख सकते हो, जो मैग्नेटिक लेंथ होती है, मैग्नेटिक लेंथ जो होती है बेसिकली वो बराबर होती है 5/6 टाइम्स, समटाइम्स ऐसा लिखा जाता है, इनटू में ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है 0.86 इनटू में ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ ये हो जाती है मैग्नेटिक लेंथ। ये मैग्नेटिक लेंथ के बारे में इतना याद रखना है। ठीक है, आगे यहां से देखो, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। अगर कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसे लटक रहा है, तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली जो एक्सिस होती है उसे मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक, यहां पर देखो, यहां से ज्यादा समझ आएगा, यहां पर कि अगर इसकी ये एक्सिस है, ये वाली एक्सिस है ना, इस एक्सिस के अबाउट ये हैंग करवाया जा रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट अगर हैंग करवाएंगे इस तरह से, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। अगला पॉइंट अगर बात करें कि इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल वाला, जो इसका वर्टिकल वाला ये वाला प्लेन होगा, यहां पर जो ये प्लेन बनने वाला है, ये ऐसा प्लेन जो बनने वाला है, ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन होता है इसको कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन इसे कहा जाता है। वही पॉइंट्स यहां पर लिखे गए थे, देखो ये लिखा गया है। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, ए वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस से पास करने वाला जो वर्टिकल प्लेन होता है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया पॉइंट। अगला पॉइंट है, इफ द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईदर मैग्नेट ऑफ अ बार मैग्नेट इज m, किसी एक की पोल स्ट्रेंथ अगर m है एंड द सेपरेशन बिटवीन इट्स पोल्स इज 2l, इफेक्टिव लेंथ 2l है। यहां पर एक चीज और लिखना चाहो तो लिख लो, मैग्नेटिक लेंथ को ही बोला जाता है इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव
लेंथ, और यहां पर जो ज्योमेट्रिक लेंथ होती है इसको बोला जाता है जियोग्राफिकल लेंथ। जियोग्राफिकल लेंथ ये अलग नाम है, इनको भी याद रखना, ये अलग टर्म हो गए। ठीक, यहां पर अगला पॉइंट है कि अगर एक यहां पर लिखते थे P जो लिखा जाता था, अभी हम लोगों ने लिखना सीखा, कोई एक चार्ज लिखते थे, कोई एक चार्ज लिखते थे, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन लिख देते थे और बताते थे कि ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैसे यहां पर है, यहां पर क्या लिखा जाता है कि जब भी कभी हम बात करेंगे द पोल्स स्ट्रेंथ ऑफ ईदर मैग्नेट, यहां पर चार्ज होते हैं, यहां पर ये पोल स्ट्रेंथ होती है, पोल स्ट्रेंथ है। ये डिफाइन करना चाहो तो डिफाइन कर लो। पोल स्ट्रेंथ जो होती है वो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड स्टील इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। और जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो एंड पॉइंट के अबाउट जहां पर पोल्स होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा होती है। ठीक, अब ये पोल स्ट्रेंथ हो गई, 12 इनके बीच का सेपरेशन है, तो इसका डाइपोल मोमेंट लिखा जाता है। देन द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज गिवन एज m वेक्टर इज इक्वल टू, अभी लिखना सीखा, कोई एक पोल स्ट्रेंथ लिखो और दोनों के बीच का सेपरेशन लिख देना है, ये ऐसा है। और इसकी डायरेक्शन तो हम जानते थे, याद होगा। यहां पर डायरेक्शन क्या लिखते हैं, बताओ यहां की डायरेक्शन, तो यहां की डायरेक्शन -q टू +q होती है, वैसे यहां पर भी होता है। अगर यहां की डायरेक्शन की अगर बात करें तो ये भी लिखा जाता है -m2 +m, और लगा के लिखना चाहो तो लिख सकते हो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ लिखा जाता है, क्योंकि साउथ की माइनस में होती है, नॉर्थ की प्लस में होती, तो साउथ टू नॉर्थ लिखना चाहो लिख लो, या -m से +m की तरफ लिखना चाहो लिख लो। और इसको रिप्लेस किया जाता है किसी बार मैग्नेट के साथ, तो ये सेम फार्मूला बार मैग्नेट के लिए चलेगा, 2ml लिखा जाता है। और अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल होती तो उसके लिए हम लोगों ने पहले भी लिखना सीखा, वो क्या लिखते हैं, I में A वेक्टर लिखा जाता है, जहां A होता है उसका एरिया। सेम है, सबके सब वैल्यू एक ही हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में लिखा जाता है, वो सब मैग्नेटिक डाइपोल में लिखा जाता है। अब आगे बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि किसी मैग्नेट या किसी कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो कर रही होती है उसके अराउंड वो रीजन जिसमें हम कोई चार्ज पार्टिकल थ्रो करते हैं या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करते हैं दूसरा, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस रीजन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। वही डिफाइन किया गया है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये किसी मैग्नेट के अराउंड हो सकता है या किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड हो सकता है, in which its magnetic effect can be experienced. Magnetic effect can be experienced. Magnetic field can be experienced का मतलब ये होता है कि कोई चार्ज अगर मूव करेगा इसके रीजन के अंदर तो उस पर फोर्स लगेगा। अगर कोई कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर है वो प्लेस किया जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। IBL sin थीटा देखा था। The SI unit of strength of magnetic field is also known as magnetic field इंडक्शन। देखो इसके नाम याद रखो, ये पुराना नाम है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फील्ड या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसके अलग अलग नाम होते हैं। एस टेस्ला इसकी टेस्ला यूनिट होती है। इसके बाकी यूनिट्स के बारे में बात करें और यूनिट्स के बारे में बात करें तो याद होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यहां पर टेस्ला देख लिया, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। एक और बताया था वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सीजीएस में, सीजीएस यूनिट जो होती है इसकी क्या लिखी जाती है, ये तो एसआई यूनिट है, ये क्या है एसआई यूनिट है, इसकी एसआई यूनिट है। और इसकी सीजीएस यूनिट अगर बात करें तो क्या लिखी जा सकती है, तो वो लिखा जाता था गाउस, क्या लिखते थे, गाउस लिखा जाता था, कैपिटल जी से लिखते थे। और पढ़ा था एक गाउस जो होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर के बराबर होता है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, जो चाहो लिख लो, ठीक है। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन लिखने के लिए हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि जब भी कभी हम किसी प्लेन में हो रह करके बात कर रहे होते हैं सारी चीजों के बारे में, तो इसको इनटू द प्लेन या तो आउट ऑफ द प्लेन रखा जाता है। तो इसको हम क्रॉस लगा करके दिखाते हैं, बेसिकली क्रॉस लगा के दिखाया जाता है, या फिर इसको हम डॉट लगा के दिखाते हैं, और या फिर हम इसको डॉट लगा करके दिखाते हैं, ये ऐसा,
इस तरह से लगा करके दिखा सकते हैं या इस तरह से दिखा सकते हैं। यहां पर क्या है, इसको बताया था हम लोगों ने, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनटू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन है और इनटू द प्लेन है। यहां पर क्या है, फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन बाहर की तरफ है और प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जब भी कभी डायरेक्शन डिसाइड करनी हो तो इन दोनों में से डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। और डायरेक्शन लिखने के लिए कई सारे लॉ पढ़े थे हम लोगों ने, रूल्स पढ़े थे, उनको याद रखना होगा। आई डीएल क्रॉस आर सबसे निकालना सीखा था, डीएल क्रॉस आर से निकालना सीखा था। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर रीजन में डिफाइन किया जाता है तो वो बार मैग्नेट की वजह से हो सकता है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनको वहां पर हम लोगों ने नहीं कवर किया था, आज इनको देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, कहां से बनती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली इमेजिनरी लाइन होती हैं, ध्यान रखना। जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा था, इमेजिनरी लाइन होती थी, वैसे ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी इमेजिनरी लाइन होती है, व्हिच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली। जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली रिप्रेजेंट करती हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इमेजिनरी लाइन होती हैं, हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक होती हैं, मतलब ओरिजिनल नहीं होती, लेकिन इनके इफेक्ट को समझा जा सकता है आयरन फिलिंग्स डालकर। जैसे हम लोगों ने यहां पर अभी पढ़ा, यहां देखो कि अगर कोई बार मैग्नेट है, कोई बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को एक कागज के नीचे रखो और उस कागज के ऊपर आयरन की फिलिंग्स डाल दो। तो आयरन की फिलिंग्स जब डाल देंगे ना, तो आयरन की जो फिलिंग्स होती हैं, जो पीसेस होते हैं, वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर पाते हैं। तो यहां पर माइकल फैराडे ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने कहा कि इसके इफेक्ट को ग्राफिकली विजुअलाइज करना है तो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से सारी चीजों को एक्सप्लेन करना सीखा। ठीक है, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था, इसीलिए हम इसे पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, ये कॉन्सेप्ट क्यों लेकर के आया गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें चाहिए तो उसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़नी पड़ेंगी। अब एक एक करके देखो कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि अगर कोई बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, ये कोई बार मैग्नेट दिया गया है, तो किसी बार मैग्नेट में इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ये नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती, साउथ पोल पर एंटर करती, लेकिन ध्यान रखना ये साउथ पोल पर टर्मिनेट नहीं होती। साउथ पोल से फिर मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर चलती हैं और जाकर के नॉर्थ पोल पर टर्मिनेट होती हैं। मतलब एक कंटिन्यूअस डायरेक्शन बनाती है, क्लोज लूप बनता है। और यही डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी, इंफिनिटी तक जाती थी, इंफिनिटी से निकलती थी तो नेगेटिव चार्ज पर आकर के टर्मिनेट होती थी। पॉजिटिव नेगेटिव रखते थे, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती थी, पर वापस नहीं आती थी। ये वापस आती है, इसका मतलब ये क्लोज लूप बनाती है। अब अगर यहां पर बात करते हैं, ये क्या है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। कैसे बनाया जाता है, इसकी फील्ड कैसे लिखी जाती है, इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, इन सब का डिस्कशन किया है हम लोगों ने। यहां पर देखो आगे, यहां पर करंट की डायरेक्शन देखो क्या है। करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, यहां पर अगर दिख रहा हो तो कुछ ऐसा है। ये करंट की डायरेक्शन है, इसमें ये करंट की डायरेक्शन है, ये करंट, ये करंट, ये करंट, ये करंट की डायरेक्शन है। तो अगर ये करंट की डायरेक्शन होगी इसमें, तो इधर नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, बनेगा ना। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलती हैं वो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सिमिलर होती हैं। बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सिमिलर होती हैं। इसीलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने के लिए हम सोलेनॉइड का यूज करते हैं। ठीक है, ये होती हैं किसी क्या मतलब जो हमारी अर्थ है उस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। इसके मैग्नेटिज्म के बारे में वैसे तो डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास भी होती हैं, हाइपोथेटिकल है लेकिन इसके पास भी होती हैं। इसके पास होती हैं क्या, इनमें एग्जैक्ट जो हम लोगों ने देखा कि जो नॉर्थ पोल होता, साउथ पोल होता, उस डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता।
उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब अपोजिट क्या, कुछ एंगल टिल्ट हुआ होता है। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की बात करें और जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की बात करें, तो उनके बीच का जो एंगल होता है 11.5 डिग्री होता है। मतलब एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते, कुछ एंगल होता है। इस एंगल के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कुछ इस तरह से दिखाई देती हैं। अब यहां पर बात आती है कि ये देखो नॉर्थ पोल इधर, जिधर साउथ होता है, अर्थ का जिधर साउथ होता है उधर नॉर्थ होता है, और जिधर यहां पर अर्थ का साउथ नॉर्थ में जाएगा और अर्थ का नॉर्थ जो होगा वो साउथ में चला जाएगा। फिर से, अर्थ का जो साउथ पोल है, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल है, ज्योग्राफिक साउथ पोल होगा, और यहां पर जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल होगा वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होगा। लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कोई फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होता तो इसका उल्टा ठहरता है। वो क्या होता है, जिधर नॉर्थ होता है उसका फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का, उधर इसका साउथ रहता है। साउथ और नॉर्थ अट्रैक्ट करते हैं। और अगर बात करते हैं कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसका साउथ है तो वो नॉर्थ में ठहरेगा। वो इस तरह से होता है, कुछ एंगल बनाता है, उस एंगल को हम नाम देंगे मैग्नेटिक एक्सिस के साथ। ज्योग्राफिकल एक्सिस जो होती है मैग्नेटिक एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाती है। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। तो ये हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये, ठीक है। आगे पॉइंट सुनो। इस वाले पॉइंट में अगर बात करें तो यहां पर क्या है, एक बेसिकली ये सिंगल लूप है। इस लूप में क्या होता है, तो इस लूप में हम लोगों ने देखा इसमें करंट की डायरेक्शन अगर दिख रही हो तो करंट की डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं और हमारा थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो कर्ल करेंगे फिंगर्स को इस तरह से, तो बी इधर जाएगा, तो अपवर्ड साइड में क्या बनने वाला है, नॉर्थ पोल बनेगा, और यहां पर क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। तो यहां पर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, बन रही हैं, वो सब किसके सिमिलर हैं, बार मैग्नेट के सिमिलर हैं। अगर इनके बारे में बात कर रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर होता है तो वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कुछ इस तरह की होती हैं, ये कुछ इस तरह की होती हैं। तो हर एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से सर्कुलर बनती हैं। ये हो गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सोलेनॉइड की हो गई, अर्थ की हो गई, और वो सिंगल लूप की हो गई, और ये बार मैग्नेट की हो गई। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ो। पहली प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट टू व्हिच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां पर ऐड करना होगा, ऐड कर लेना रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसा है, ये ऐसा दिया गया है, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये डायरेक्शन किसकी है, बी की डायरेक्शन में चलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो इनके ऊपर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाती किसी पॉइंट के ऊपर, बेसिकली जैसे इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की गई, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, या एक टेंजेंट यहां कहीं पर ड्रॉ की गई, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, एक टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर है जिसको हम नाम दे रहे हैं P, एक टेंजेंट इस पॉइंट के ऊपर है जिसको हम नाम दे रहे हैं सपोज वो है Q। तो P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया तो ये बताएगी B एट पॉइंट P, ये बताएगी B डायरेक्शन ऑफ B एट पॉइंट Q बताएगी, ये हमें इस तरह से बताती है। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जिनके ऊपर ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ो, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सटेंडिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अ मैग्नेट। यहां से देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है बेसिकली, या फिर यही देखना चाहो तो देख सकते हो कि अगर ये कोई बार मैग्नेट है, ये कोई बार मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऐसी, ये ऐसी, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कि यहां से निकलती है। अगर ये नॉर्थ पोल है तो यहां से निकलेंगी, यहां से निकलेंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, और इस मैग्नेट के अंदर चलते हुए पूरा पाथ अपना कंप्लीट करती है। तो ये कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाती हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया
ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट पढ़ो, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू बी। अगर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काउंट किया जाए, दैट मींस उस पॉइंट के ऊपर डिनोट करेंगी वो कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसी वजह से इस बी को कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्लास 10th में ये तो पढ़ा होगा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बेसिकली वो क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी पास करती हैं। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर रहता है टू द फील्ड तो उस समय पर उसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ही तो हो जाएगी। तो इस बी को यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसी वजह से कहा जाता है। अब क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो होती है ये इवनली स्पेस्ड होती हैं, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पर रहती हैं। तो बराबर बराबर डिस्टेंस पर रहती मतलब ये कुछ इस तरह से यूनिफॉर्मली स्पेस्ड रहती हैं। ये क्या है, यहां पर जो बी वेक्टर है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है बी वेक्टर। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं। अगला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी काटती नहीं। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं ये इधर है और ये इधर काट रही है एक दूसरे को, तो काटने वाले जहां पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उस पॉइंट के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं। एक टेंजेंट देखो इस वाले की है और एक टेंजेंट इस वाले की है, इस पी पॉइंट के ऊपर। तो जब कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी तो उन पर टेंजेंट दो अलग अलग डायरेक्शन में ड्रॉ की जा सकती है। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइन होते हैं जिनके किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करती है। तो अगर दो टेंजेंट होंगी तो दो डायरेक्शन आएंगी, लेकिन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होती नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर्स टू ओरिजिनेट ऑन नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट्स ऑन साउथ पोल, ये ऐसा दिखता है हमें, ठीक है, बाहर बाहर। बट दीज लाइंस आर एक्चुअली क्लोज लूप बनाती हैं दैट पेनिट्रेट टू द मैग्नेट इटसेल्फ। दिस formation of loop is an important difference between the electric field and magnetic field lines। ये जो पॉइंट लिखा गया यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर याद होगा प्लस की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती थी बाहर की तरफ जाती थी, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ होता था। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता था उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती थी, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती थी, आती थी, इंफिनिटी से आती थी, कुछ इस तरह से, इस तरह से आती थी इंफिनिटी से। और प्लस माइनस रखे जाते तो प्लस से निकलकर माइनस पे टर्मिनेट हो जाती थी, वापस नहीं आती थी प्लस के ऊपर की क्लोज लूप बनाए। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। पहला पॉइंट होता है कि इनके किसी पॉइंट पर ड्रॉ की गई टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिनोट करती है, क्लोज लूप बनाती हैं, और ये नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डिनोट करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, और ये बाहर से देखने में ऐसा लगता है नॉर्थ पोल से निकलती साउथ पर टर्मिनेट हो जाती, बट ऐसा होता नहीं है। वो मैग्नेट के अंदर भी पेनिट्रेट होती हैं और वापस साउथ पोल पर आती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसके आगे बात करते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। अगर दो मैग्नेटिक पोल्स रखे गए हैं तो उनके बीच में कूलॉम्स लॉ कैसे काम करता है, उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, इन विच द प्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअसली। वो पॉइंट यहां पर चला आया है बेसिकली। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ जैसे वहां पर दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता था कि अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, या Q1 और Q2 दिए गए हैं, उनके बीच का सेपरेशन R है, तो उनके बीच में जो फोर्स का एक्सप्रेशन लिखते थे कि Q1 Q2 बाई R लिखा जाता था, R का स्क्वायर। वैसे यहां पर है, अगर दो मैग्नेटिक डाइपोल है या दो मोनोपोल है, ये हाइपोथेटिकल क्या है, मोनोपोल्स है, मोनोपोल है, ये मोनोपोल पहला, ये दूसरा क्या है, मोनोपोल है, ये मोनोपोल है, ये दोनों मोनोपोल हो गए, इनके बीच का सेपरेशन R है। तो यहां पर जो फोर्स लगता है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 M2 के, और डिवाइडेड बाय में क्या लिखा जाएगा, R का स्क्वायर। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन निकल के आता है वो निकल के आता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई, यहां लिखेंगे M1 M2 डिवाइडेड बाय में R स्क्वायर। अगेन यहां पर याद रखना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड रहेगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहां पर वैलिड रहेगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसके बारे में तो जानते हैं, बायोसॉर्बिट लॉ में भी पढ़ा, इससे पहले भी पढ़ा
कि यहां पर जो म्यू नॉट होता है डिवाइडेड बाय में 4 पाई, इसकी जो एसआई वैल्यू होती है, एसआई यूनिट में जो वैल्यू होती है 10 to the power -7 होती है, एसआई यूनिट में जो वैल्यू होती। और यहां पर जो म्यू नॉट होता है इसको कहा क्या जाता है, तो इसको कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, अगर इनके बीच का स्पेस फ्री नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, देखो एफ जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर बन जाएगा, डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर बन जाएगा। ये बनेगा इन अ मीडियम। जब भी किसी मीडियम के बारे में बात करेंगे तब की बात है, किसी मीडियम के अंदर ऐसा लिखा जाएगा। इनमें रिलेशन तो जानते होंगे, पढ़ा था हम लोगों ने। म्यू आर जो लिखा जाता है उसे लिखते हैं म्यू डिवाइडेड बाय में म्यू नॉट लिखा जाता है। यहां पर ये क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी ये होती है यहां पर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। इसकी वैल्यू भी जानते हैं, और इसकी वैल्यू लिखना चाहो तो लिख लो 4 पाई इंटू 10 to the power of -7, वहीं से निकल के आई एसआई यूनिट में। और ये क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। कोई मीडियम दिया गया हो उसकी परमिएबिलिटी है ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। वैसे इस फार्मूले के बारे में जब मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे तो पढ़ेंगे। अगेन यहां पर दोनों का नेचर सेम होगा, रिपल्सन होगा, दोनों का नेचर अपोजिट होगा तो अट्रैक्शन होगा, पढ़ा हम लोगों ने अभी। अगला पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कैसे बनता है, ये यहां पर स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, इसे इग्नोर कर देना। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जैसे वहां लिखते थे कि कोई पॉइंट चार्ज होता है, तो कोई पॉइंट चार्ज होता था उसकी से वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता था। तो यहां पर भी है, अगर कोई टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज रखा जाए, यहां पर ये क्या है, टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज। तो इस टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज के लिए हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। कैसे डिफाइन की जाती है, तो इसको डिफाइन करते हैं, जो बी वेक्टर होगा वो लिखा जाएगा एफ वेक्टर, बेसिकली एफ एम वेक्टर डिवाइडेड बाय में क्या लिख सकते हैं, एम नॉट लिखा जाएगा, ठीक है। एम नॉट को अलग कर देते हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो बता दो। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ तो वो लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहां पर क्या लिखेंगे m1 इंटू में m2 डिवाइडेड बाय में क्या बनेगा, आर स्क्वायर बन जाएगा। m1 इंटू m2 में एक बात देखो, m1 में तो m रहेगा, m2 में m नॉट रहेगा, डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर रहेगा। m नॉट से m नॉट देखो कैंसिल हो रहा, तो b वेक्टर क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई m डिवाइडेड बाय में बन जाएगा आर स्क्वायर। ये होता है किसी मोनोपोल की वजह से स्पेस में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां पर भी सेम, पॉजिटिव से दूर होगा, निगेटिव की तरफ होगा, तो यहां पर भी सेम एक्सप्रेशन निकल के आएगा, b इज इक्वल टू में यहां पर लिख सकते हैं म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई m डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। डायरेक्शन के साथ डील करना जानते हैं, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी इसी के ऊपर, तो वो पता होगा। तो इस तरह से किसी मैग्नेटिक फील्ड, किसी मोनोपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लिखा जा सकता है। एक पॉइंट यहां पर और कवर करना चाहो तो कवर कर सकते हैं, यही बात कर लेते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल को जैसे वहां डिफाइन करते थे वैसे यहां पर डिफाइन करते हैं। यहां पर अगर ये m दिया गया है, r सेपरेशन है इस पॉइंट P का यहां से, तो इस P पॉइंट के ऊपर अगर लिखें मैग्नेटिक पोटेंशियल तो वो लिखा जाता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय में 4 पाई Q बाई R लिखते थे, तो यहां पर लिखा जाएगा m डिवाइडेड बाय में R। ये निकल के आता है मैग्नेटिक पोटेंशियल। डिफाइन वहां जैसे करते थे डिफाइन यहां भी वैसे ही करेंगे। कैसे याद होगा, डिफाइन किया जाता था किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर माइनस इन्फिनिटी से लगा करके वो पॉइंट, और वहां लिखते थे, वहां क्या लिखते थे, E डॉट आर, तो यहां लिखेंगे B वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिखा जाता है। यहां इस तरह से इसे डिफाइन करते हैं।
ठीक है, वो डेफिनेशन हो गई, इस तरह से लिखा जाएगा। अगेन यहां पर जब भी बात कर रहे होंगे पोटेंशियल, तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो यहां पर जो m रखा जाएगा वो कैसे रखेंगे, विद साइन रखा जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साइन के साथ, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ रखा जाएगा। तो ये मैग्नेटिक पोटेंशियल हो गया। अगर हम इसके बारे में आगे बात करना होगा तो करेंगे, बेसिकली करेंगे जरूर, क्योंकि हमें मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल चाहिए होगा, फील्ड चाहिए होगा, टॉर्क चाहिए होगा, इन सब का डिस्कशन चलेगा। तो ये भी याद रखेंगे। डेफिनेशन क्या है जानते होंगे। तो वैसे वहां E डॉट dr लिखा जाता था, यहां B डॉट dr लिखते थे। वहां पर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन की जाती थी, यहां पर भी पोटेंशियल ग्रेडियंट डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, यहां पर देखो, अगर बात करते थे वहां लिखते थे dv बाई dr, तो यहां पर भी लिख दो dv बाई dr माइनस में, ये किसके बराबर होता है, B वेक्टर के बराबर होता है। ये क्या है, तो इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, मैग्नेटिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। सेम वही जो फार्मूले पहले हम लोगों ने पढ़े वही रिपीट होते हैं। तो एक और टर्म याद रखना कि मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, फार्मूला क्या निकल के आता है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। तो किसी भी मोनोपोल पर यूनिट मोनोपोल कितना फोर्स काम करता है, वो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और उसका एक्सप्रेशन लिखा जाता है μ0/4πm/r²। यहां पर हम लोगों ने देखा कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, मोनोपोल्स बेसिकली जो दो होते हैं उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स कैसे काम करता है उसका एक्सप्रेशन लिखा। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है उनके हर एक पॉइंट को समझा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की कैसी होती, करंट कैरिंग सोलेनॉइड की कैसी होती, अर्थ मैग्नेट की कैसी होती, साउथ पोल नॉर्थ पोल कैसे बनते हैं किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से। यहां पर हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इसको पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इनको डिस्कस किया हम लोगों ने यहां पर। उसके बाद यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया, ये तो प्रॉपर्टीज चल रही है। यहां पर आयरन फिलिंग्स का पैटर्न देखा कैसा होता है किसी बार मैग्नेट के लिए, ये बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी। यहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था उससे जो सिमिलर मॉडल है वो कैसा है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। लेफ्ट से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं, एक कोई डिसाइड कर लो, उसी से देखना है एक तरफ से, हमेशा नहीं कि दोनों तरफ से हम देखेंगे, दोनों तरफ से डिसाइड करेंगे नॉर्थ कब बनेगा साउथ। एक डिसाइड कर लो साउथ कब बनेगा, नॉर्थ कब बनेगा, जो बन जाएगा उसका अपोजिट दूसरी तरफ बना देना, ठीक है। तो किसी करंट कैरिंग कॉइल को एज अ बार मैग्नेट रिप्लेस किया जा सकता है। यहां पर हम लोगों ने कुछ सिमिलरिटी देखी इलेक्ट्रिक डाइपोल की और मैग्नेटिक डाइपोल की, और उनके कुछ पॉइंट्स, उनके फार्मूले डिस्कस किए। और यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड बनाता है वही एक डाइपोल बनाता है फील्ड, मतलब इन दोनों की फार्मूलों में सिमिलरिटी है, तो वो मॉडल हम लोगों ने डिसाइड किया। तो ये क्लास थी जिसमें हम लोगों ने इन सब चीजों को कंप्लीट किया। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट होगा कि टॉर्क कितना लगता है मैग्नेटिक डाइपोल के ऊपर, एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड कैसे लिखा जाता है, पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है, एनर्जी कैसे लिखी जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा अगर ये स्मॉल एंगल ऑफ थीटा से रोटेट करता है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो इसके लिए एसएचएम परफॉर्म करेगा, तो उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड लिखना सीखेंगे, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना सीखेंगे, इन सब पर डिस्कशन किया जाएगा। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन।